हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे जो कि फेमस है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट के नाम से। आखिर इस कमीशन को गवर्नमेंट ने क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और मेजर रिकमेंडेशंस इस कमीशन के क्या थे, ये आज हम लोग समझेंगे। With a view to review the working of the existing arrangements between the union and the states, ब्रॉडली देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको रिव्यू करने के लिए कहा गया, जो कमीशन है इसको रिव्यू करने के लिए कहा जा रहा है। क्या रिव्यू करने के लिए? जो अभी अरेंजमेंट्स हैं किसके बीच में, यूनियन और सेंटर के बीच में। इन द चेंज्ड सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो, द गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन डेटेड 9 जून 1983 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया सरकारिया कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस R.S. सरकारिया विथ श्री बी शिवरमन एंड डॉक्टर S.R. सेन एज इट्स मेंबर्स। तो कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस R.S. सरकारिया, जिनके नाम से ये कमीशन फेमस भी है, और इनके और मेंबर्स जो थे वो श्री बी शिवरमन और डॉक्टर S.R. सेन थे। ठीक है, और ये कब बनी थी कमीशन? 1983 में बनी थी। क्यों बनाई गई? रिव्यू करने के लिए जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स है यूनियन और सेंटर। मतलब ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, इसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि फेडरल कैरेक्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल्दो फेडरलिज्म कहीं यूज नहीं किया गया बट स्टिल इट इज फेडरल कैरेक्टर। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में जो दिक्कतें हैं, जो डिस्प्यूट्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको ये कमीशन को टास्क दिया गया कि आप प्रॉब्लमेटिक एरियाज को आइडेंटिफाई करें और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। The commission will examine and review the working of the existing arrangement between the union and the states in regard पावर्स। क्या क्या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन और स्टेट के बीच में, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑल स्फेयर्स एंड रेकमेंड सच चेंजेस और अदर मेजर्स एज मे बी अप्रोप्रिएट। इन सब का क्या करना है? कमीशन को टास्क दिया गया 1983 में कि सबको रिव्यू करना है। आप जो सेंटर स्टेट के बीच में पावर्स का एलोकेशन है, फंक्शंस का एलोकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, सारे स्फेयर्स में उसको आप रिव्यू कीजिए, एग्जामिन कीजिए। In examining and reviewing the working of the existing arrangements between the union and the states and making recommendations as to the changes and measures needed, और जो आप ये रिव्यू करेंगे तो क्या चेंज रिक्वायर्ड है और क्या स्टेप लेना चाहिए वो भी बताना है कमीशन को। द कमीशन विल कीप इन व्यू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस ओवर द ईयर्स। और कमीशन किस चीज का ध्यान रखेगी? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का ध्यान रखेगी जो इन बीते सालों में हुआ। मतलब 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में है, 83 में बनाया गया है इस कमीशन को। तो इस गैप में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको ध्यान में रखना है। and have due regard to the scheme and framework of the constitution which the founding fathers have so sedulously designed to protect the independence and ensure the unity and integrity of the country, which is of paramount importance for promoting the welfare of the people। और सेंटर और स्टेट रिलेशंस को जब ये कमीशन असेस करेगी तो वो ये भी ध्यान रखेगी जो फाउंडिंग फादर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या था, वो किस तरह का गवर्नेंस देखना चाहते थे, और जो नेशनल यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है कंट्री का, उसको भी इस कमीशन को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशंस देना है। तो कमीशन के ऊपर बहुत ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। द कमीशन आफ्टर कंडक्टिंग सेवरल स्टडीज, कई सारी स्टडीज की कमीशन ने, एलिसिटिंग इंफॉर्मेशन मांगा, होल्डिंग डिस्कशंस एंड आफ्टर डिटेल्ड डेलिबरेशंस सबमिटेड इट्स 1600 पेज रिपोर्ट। 1600 पेज का ये रिपोर्ट था जो कमीशन ने सबमिट किया। कब? 1988 में। 83 द कमीशन फॉर्म, they submitted the report in 1988। The report contains 247 recommendations spreading over 19 chapters।
और इन टोटल इन्होंने कितने सुझाव दिए? 247 सुझाव दिए। मेजर रिकमेंडेशंस, अब हम लोग ये सारे रिकमेंडेशंस को तो कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो मेजर रिकमेंडेशंस कमीशन ने दिए हम उनको जरूर देखेंगे क्या क्या थे वो। जैसे आर्टिकल 356 को लेके, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूल का जिक्र है। This provision has been a source of dispute and discussion since its establishment, as the precedent rule has the potential to jeopardize the federal framework of the nation. Precedent rule में क्या होता है कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाता है कहाँ? स्टेट में। तो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो उस समय सस्पेंशन में जाते हैं और जो पावर है वो किसका हो जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। थ्रू प्रेसिडेंट द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज रूलिंग द स्टेट। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये जब लगता है तो राज्य में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वहां से हट के शासन कहाँ चला जाता है? केंद्र के पास चला जाता है। तो ये जब भी लगता है तब तक स्टेट इसको अपोज करता है। तो इसको लेके जो है वो काफी डिस्प्यूट सा हो रहा है। 83 से 88 तक स्टडी जब ये कर रहे हैं तो ये पा रहे हैं कि जब से संविधान लागू हुआ तब से लेके काफी ज्यादा इसका अब्यूज हुआ है, इस सेक्शन का मिसयूज हुआ है। According to the commission, this item has been utilized for political reasons in majority of the cases. कमीशन क्या कह रही है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों से हुआ है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस। पॉलिटिकल कारण का मतलब क्या? केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार, वहां पर ये केंद्र की जो सरकार है उनके एग्जीक्यूटिव्स को हटा दे रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहे हैं। इस तरह के कई सारे इंस्टेंसेस थे। एज अ रिजल्ट इट वाज एडवाइज्ड, अब कमीशन क्या एडवाइस दे रही है वो देखिए, दैट द प्रेसिडेंट रूल स्पेसिफाई द रीजंस why the state cannot be managed according to the customary provisions of the constitution. प्रेसिडेंट रूल को बताना पड़ेगा। कमीशन कह रही कि जब आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं आर्टिकल 356 के अंदर तो वो स्पेसिफाई करे, बताए कि किन कारणों से स्टेट जो है वो जो वहां की सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो क्यों नहीं उसको चला सकते। रीजंस बताइए कि आप प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा रहे हैं। तो ये एक एडवाइस थी जो कि सरकारिया कमीशन ने दी कि प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा तो रीजंस बताना पड़ेगा। बिफोर रिजॉर्टिंग टू आर्टिकल 356 एज अ लास्ट रिजॉर्ट द फेडरल गवर्नमेंट शुड गिव अ वार्निंग टू द स्टेट। और ये लगाने से पहले फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को वार्निंग देना होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, एज वेल एज दैट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड फॉर पॉलिटिकल गेन। देखिए अगर कोई आपको लग रहा है कि मिसहैप हो रहा है या फिर मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मिस गवर्नेंस की चीजें हो रही हैं कहां? राज्यों में, तो गवर्नर जब केंद्र को इन्फॉर्म करेंगे तो केंद्र के तरफ से क्या आना चाहिए? वार्निंग आना चाहिए कि इस तरह का जो गवर्नेंस मैकेनिज्म चल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं है। वार्निंग के बाद ये लगाना चाहिए, ये लास्ट रिजॉर्ट के तरह होना चाहिए कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तब आर्टिकल 356 लगेगा, उससे पहले नहीं। और बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था इसके बारे में, शैल रिमेन अ डेड लेटर। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड दैट आर्टिकल 356 शुड बी चेंज्ड so that the president can only dissolve the state legislature with parliamentary permission. और कमीशन क्या सजेस्ट करती है कि आर्टिकल 356 के अंदर क्या कीजिए? अमेंडमेंट कीजिए ताकि प्रेसिडेंट जब स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करे तो कैसे कर सकते हैं? पार्लियामेंट्री परमिशन के थ्रू कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट से अप्रूवल होगा तभी स्टेट के लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। तो ये सारे जो रिकमेंडेशंस हैं ये रंजीत सरकारिया कमीशन के हैं, जस्टिस रंजीत सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल 356, कैसे यूज करना है और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल रीजंस के लिए। कंकरेंट लिस्ट के
केस में क्या कमीशन कह रही है? इट वॉज सजेस्टेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लूजन इट्स jurisdiction over items on the concurrent list and consult with state governments before implementing legislation on them. concurrent list शेड्यूल 7 में, जहां पर कि स्टेट और पार्लियामेंट दोनों ही लेजिस्लेशन कर सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन होता है तो वो डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर? स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर। तो यहाँ पे भी प्रीडोमिनेंस कंकरेंट लिस्ट में किसका है? पार्लियामेंट का है। तो ये कहा गया कमीशन के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लूजन इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर आइटम्स, यानी कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उसमें कम से कम केंद्र सरकार जो है वो वहां पे नियम कानून बनाए या लेजिस्लेशन करे, और कंसल्ट करे राज्य सरकारों से। जब भी कोई लेजिस्लेशन कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बना रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट करना है तो राज्य सरकार से कंसल्ट करे। तो ये कंकरेंट लिस्ट के केस में सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है। कंसिडरिंग द नेसेसिटी फॉर स्टेट्स टू मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज, taxation power which was previously on the union list should be moved to the concurrent list। और क्या कह रही है कमीशन कि जो टैक्सेशन के पावर्स हैं वो यूनियन लिस्ट से कहां चले जाएं? कंकरेंट लिस्ट में चले जाएं, क्योंकि राज्यों को पैसे की जरूरत पड़ती है। जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यों को जो मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज, तो अगर टैक्सेशन कंकरेंट लिस्ट में चला जाएगा तो राज्यों के भी पास पावर होगा कि वो टैक्सेशन के थ्रू रिसोर्स मोबिलाइज कर सके। तो ये रिकमेंडेशंस कमीशन का था कंकरेंट लिस्ट को लेके। आर्टिकल 252, इफ पार्लियामेंट पासेस लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 252 विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ 2 और मोर, दिस इज स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्य जब अग्री करते हैं तो फिर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है किस मैटर पर? स्टेट लिस्ट के मैटर पर। ठीक है, ये आर्टिकल 252 का प्रावधान है। द कमीशन रिकमेंडेड दैट इट शुड ओनली बी इन इफेक्ट फॉर 3 years। और ऐसा जो लेजिस्लेशन हो रहा है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा राज्यों के लिए, तो वो 3 ही साल के लिए इफेक्ट में होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। Although the states have given parliament the right to legislate, such laws can currently only be repealed by parliament at any time। अभी क्या है कि पार्लियामेंट ही इसको रिपील कर सकती है जब पार्लियामेंट बनाती है। तो the commission firmly denied the demand to limit the power of the center, stating that a strong center is necessary to maintain national unity and integrity। लेकिन ये आर्टिकल 252 के अंदर जो पार्लियामेंट को पावर दिया गया वो हटाने के लिए कमीशन नहीं कह रही। कमीशन बस इतना कह रही है कि ये 3 साल तक के लिए लॉ वैलिड हो, उसके बाद ये खत्म हो जाए इसका इफेक्ट। फिर स्टेट्स को अगर जरूरत हो तो वो पार्लियामेंट से आस्क करें लॉ बनाने के लिए। तो ये रिकमेंडेशन आर्टिकल 252 के केस में, जहां पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर जब 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करते हैं। जुडिशरी के केस में कमीशन क्या कह रही है कि हाई कोर्ट के जज जो होंगे शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर विल। मतलब कि एक बार उनका भी पोजीशन हमको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनका जो ट्रांसफर होता है हाई कोर्ट के जजेस का, वो उनके विल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई मेरिटोरियस जज है, कई बार हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि सपोज कोई बड़े हाई कोर्ट का जज है, उसको नॉर्थ ईस्ट में किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, तो जज का जो पोजीशन है वो बड़ा, जैसे सपोज मद्रास हाई कोर्ट को कोई जज संभाल रहे हैं, उनका ट्रांसफर मेघालय या नॉर्थ ईस्टर्न के किसी ऐसे हाई कोर्ट में हो जाए जहां जजेस की स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो वो माना जाता है कि उनके मेरिट के हिसाब से नहीं था, उनका या तो एलिवेशन होना चाहिए था चीफ जस्टिस में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, या फिर कोई बड़े स्ट्रेंथ वाले हाई कोर्ट में। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए जब भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो रहा है। इंटरस्टेट काउंसिल, the most important suggestion given by the Sarkaria Commission was the establishment of a permanent interstate council under Article 263। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कमीशन का, जहां ये कह रहे हैं इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के लिए किस आर्टिकल के अंदर? 263 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोन एज द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल।
और इसको क्या नाम दे रहे हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कह रहे हैं। As per Article 263 of the Constitution, if it appears to the President at any time that the public interest would be served by the formation of an interstate council charged with investigating and advising on interstate disputes, as well as investigating and discussing subjects in which some or all of the states or the union and one or more of the states have a common interest. तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जिसको रेफर कर रहा है कमीशन एज एन इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, यहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंट जब फॉर्म करेंगे इस काउंसिल को तो ये राज्यों और केंद्र के बीच में और यूनियन के बीच में जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करेगा। ये एक फोरम है जहां स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या जहां पे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सब एक जगह बैठेंगे और जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, उन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो काउंसिल है ना, ये ग्रीवांस को रिड्रेस करती है। डिस्प्यूट्स, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे मुद्दों पर चलता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर डिस्प्यूट चलता है, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट पर चलता है। तो ये जब एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे तो बहुत सारा सोल्यूशन यहां से निकलता है। उसके बाद कमीशन का रिकमेंडेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाए। द सरकारिया कमीशन हैज प्रपोज्ड वेरियस एडिशनल क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग समवन टू द गवर्नरशिप। दे एडेड, ये क्या कह रही है कमीशन, कि एक पॉलिटिशियन जो होगा फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट्स डोमिनेंट पार्टी शुड नॉट बी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ए स्टेट रूल्ड बाय अनदर पार्टी और अ कोalition ऑफ पार्टी। मतलब कि सपोज कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, अब बीजेपी के जो एक पॉलिटिशियन है, एमपी रह चुके हो, एमएलए हो, जो भी हो, उनको अगर आप किसी कांग्रेस रूल्ड सरकार जहां चल रही, जैसे किसी राज्य में आप भेज दे रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन क्वेश्चन, और जब भी गवर्नर अपॉइंट करें तो किसको कंसल्ट करें, चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करें। द गवर्नर मस्ट बी नॉमिनेटेड, और यहां पे कह रहा है कि गवर्नर को कैसे अपॉइंट हो, नॉमिनेशन के थ्रू हो। तो ये सारे चेंजेस रेकमेंड कर रहे हैं कौन, रंजीत सरकारिया कमीशन। गवर्नर जो होगा पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार में जिसकी सरकार बनी उस पार्टी की, अपोजिशन वाले स्टेट में। दूसरा चीज कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना है जब भी गवर्नर आप अपॉइंट कर रहे हैं, और गवर्नर को नॉमिनेट करना है। द कमीशन ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द पर्सन सो नॉमिनेटेड शुड बी अ वेल नोन फिगर इन सम फील्ड। मतलब जो पर्सन का नॉमिनेशन हो रहा है एज अ गवर्नर, वो वेल नोन फिगर होना चाहिए इन सम फील्ड एंड शुड कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। और जिस राज्य के लिए गवर्नर अपॉइंट हो रहा है उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो, बाहर किसी दूसरे राज्य का हो, एंड बी अ डिस्टेंट फिगर हु इज नॉट टू इन्वॉल्व इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। ये क्यों बता रही है कमीशन, जैसे अगर बिहार राज्य है, बिहार राज्य में गवर्नर को नॉमिनेट यहां पे जैसे बताया जा रहा है करने के लिए, और बिहारी का कोई पॉलिटिशियन है तो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर जब उनको कुछ एडवाइस करेंगे तो गवर्नर का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार के केस में यूपी, दूसरे राज्य से क्या हो का व्यक्ति जो है वो गवर्नर अपॉइंट हो और वेल नोन फिगर होना चाहिए। एडिशनली दैट पर्सन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इन द पास्ट, और पूर्व में वो पॉलिटिक्स में ना रहा हो, स्पेशली इन द रिसेंट पास्ट। और जस्ट रिसेंट मतलब पिछले किसी टर्म में, इलेक्शन में स्टेट के या केंद्र के। द कमीशन ऑल्सो टुक द माइनॉरिटी ग्रुप इनटू द कंसिडरेशन एंड सजेस्टेड दैट द पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। और कमीशन क्या कह रही है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना, जो माइनॉरिटीज हैं भारत में, उनसे भी व्यक्ति को अगर आप चुनेंगे गवर्नर के पद पर तो काफी अच्छा रहेगा। ये बहुत एक इनोवेटिव सजेशन है। तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट में ये सारे चेंजेस कमीशन ने रेकमेंड किया। आफ्टर द अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंट हो जाए गवर्नर, द टर्म इन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर मस्ट बी एश्योर्ड। इनका टर्म एक एश्योर्ड होना चाहिए, एज दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस unless there are exceptionally compelling grounds। और इनको
ऑफिस से तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कि कोई एक्सेप्शनल कंपेलिंग ग्राउंड्स ना हो जाए, और इफ डिसिप्लिनरी एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट द गवर्नर, या फिर अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ जाए, दे मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर केस अगेंस्ट द ग्राउंड्स फॉर देयर रिमूवल। और अगर इनका रिमूवल भी हो रहा है तो गवर्नर को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। If the governor is terminated or resigns, the government should present a statement to both houses of parliament detailing the reasons that led to the removal or resignation. अगर किसी गवर्नर को बीच ही में टर्म में आप हटाते हैं या फिर वो रिजाइन करते हैं तो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। किस गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। कहां? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में, ये बताते हुए कि आखिर गवर्नर क्यों हटे और क्यों उन्होंने रिजाइन किया। इन केस द गवर्नर लीव्स द ऑफिस, दे शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। और अगर गवर्नर अपने ऑफिस से हटते हैं, है ना, कोई रीजनेबल रीजंस नहीं दिखता है, तो फिर ये बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जैसे गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए, इनको बार कर देना चाहिए, डिबार कर देना चाहिए। तो ये सारा जो चेक्स है और बैलेंसेस है, जो सेफगार्ड्स है, ये गवर्नर के पोजीशन को हाईलाइट कर रही है कमीशन कि इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके अपॉइंटमेंट से लेके रिमूवल, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, सब चीजों पर कमीशन कमेंट कर रही है कि उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नर का ऑफिस जो है वो मिसयूज हो जाता है। The commission added that the governor is not an agent of the center. ये सेंटर के कोई एजेंट नहीं है। Just because they prepare a report according to Article 356, they do so because they swear allegiance to the Constitution, the law and the people of the state. यानी गवर्नर का ऑफिस जो है वो केंद्र के किसी एजेंट का ऑफिस नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और वो अपनी ड्यूटी जो आर्टिकल 356 के अंदर रिपोर्ट बना के करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो वो स्वेर किए हैं वो ट्रूथफुल हैं, किससे? कॉन्स्टिट्यूशन के, ना ही केंद्र के किसी पार्टी से। The governor must be satisfied that there is a genuine breakdown of constitutional machinery. और गवर्नर जब रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए तो ये सेटिस्फाई होने चाहिए कि राज्य में ऐसी सही में स्थिति है, जेन्युइन स्थिति है, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विच ही मस्ट रिपोर्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। Additionally, at the end of their service, the governor should be provided with reasonable post-retirement benefits. और जब इनका सर्विस का एंड हो जाए तो गवर्नर को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ताकि जब तक ये ऑफिस में बने रहें तब तक किसी फेवर के लिए आगे जाके जब ये गवर्नर से रिजाइन कर देंगे उस फेवर के लिए ये किसी को सपोर्ट ना करें अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में। इसलिए इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहिए कि इनका भी फ्यूचर सिक्योर रहे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमने देखा रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर चोजन बाय द गवर्नर। अब जब चीफ मिनिस्टर को, जैसे जब नई सरकार बनती है, चुनाव होता है, तो सरकार बनती है कहाँ? लेजिस्लेटिव असेंबली में। वहां गवर्नर का रोल है कि वो किसको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं मेजॉरिटी प्रूव करने का। The commission recommended that the governor should be guided by some considerations while selecting a chief minister. जब गवर्नर किसी भी चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ कंसिडरेशंस होने चाहिए, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे है। That is the party or combination of parties with the most votes in the legislative assembly should be asked to form the government. यानी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेके आए चुनाव में उसी को आस्क करना है गवर्नर को कि आप अपनी सरकार बनाइए। If a single party has an absolute majority in the legislature, the leader of that party shall be invited to become the chief minister automatically. मतलब कि अगर कोई सिंगल पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आ जाए चुनाव में, यानी हाफ से ज्यादा सीट्स उस पार्टी को मिल जाए, तो सीधी सी बात है कि उस पार्टी के लीडर को ही पूछना है, किसको? गवर्नर को, कि आप अपनी सरकार बनाइए और उनको चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करें। ये गाइडलाइंस है जो कमीशन दे रही।
The job of the governor is to make sure that a government is established and not to strive to form a government that will follow policies that they approve of. गवर्नर का काम क्या है कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, ऐसा सरकार उसको नहीं बनाना है जो उसके हिसाब से चले या केंद्र के हिसाब से चले। केंद्र का जो हॉर्स ट्रेडिंग है गवर्नमेंट को लेके, वो राज्य में गवर्नर को नहीं करवाना है। गवर्नर को राज्य में, ऑल्दो द गवर्नर इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट स्टिल गवर्नर को क्या ध्यान में रखना है? गवर्नर को यह ध्यान में रखना है कि जो राज्य में चुनाव हुआ उसमें जो पार्टी मेजॉरिटी सीट लेके आई उसी को मौका देना है, भले उसकी सरकार केंद्र में उस पार्टी की हो या ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। द रिकमेंडेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म ऑफ इनवाइटिंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द केस ऑफ अ डिवाइडेड मैंडेट is also supported by a constitution bench of the Supreme Court in Bihar Assembly dissolution case. Constitutional norm क्या है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करना इन केस ऑफ अ डिवाइडेड मैंडेट, है ना। अगर मान लीजिए बिहार असेंबली में राजद सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज हुई है तो उसी को मौका देना चाहिए सरकार बनाने का। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जब डिवाइडेड मैंडेट, किसी को बहुमत नहीं हो, तो किसको गवर्नर को इनवाइट करना है सरकार बनाने के लिए? जो सबसे ज्यादा सीट लेके आया हो। क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति कब होती है सरकार बनाने में? जब किसी को बहुमत नहीं। तो संविधान में ये बता रहे हैं गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारिया कमीशन कि उस केस में गवर्नर को किसको मौका देना है? जो सबसे ज्यादा वोट लेके आया हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो। इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स के केस में the award of the interstate river water tribunals should be made immediately binding 3 months after the award is made rather than after the center notifies the state. ये ट्रिब्यूनल के केस में जो भी आए इसका डिसीजन वो इमीडिएटली बाइंडिंग हो जाए 3 महीने के अंदर, इमीडिएटली बाइंडिंग 3 months आफ्टर द अवार्ड इज मेड, रादर कि जब तक सेंटर नोटिफाई ना करे स्टेट्स को तब तक इसका ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ऑर्डर आया, अवार्ड आया ट्रिब्यूनल के द्वारा, ये 3 महीने में बाइंडिंग हो जाए। आर्टिकल 252 को हमने देखा था, ये वही चीज है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जब लेजिस्लेशन होगा तो ये 3 साल तक वैलिड रहना चाहिए। ये हमने एक देखा था प्रीवियस स्लाइड में भी। ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ऑन द अदर हैंड वाज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम। द recommendations provided by the commission were not obligatory to follow, और कमीशन के recommendations बाइंडिंग नहीं थे सरकार के ऊपर। एज अ रिजल्ट 180 out of 247 of the recommendations of the commission have been adopted by the central government. सरकार ने कितने recommendations माने सरकारिया कमीशन के? 180, और टोटल इन्होंने 247 recommendations दिया था। The government has agreed to a couple of the recommendations made by the Sarkaria Commission on Article 356 and legislative matters. तो जितने भी recommendations की चर्चा हुई है इसमें, और भी जो आपके बुक्स में प्रोवाइडेड है, आप उनको गो थ्रू करेंगे। और ये आंसर लिखने में हमेशा बहुत मददगार होता है। जब भी सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात आएगी तो रंजीत सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट और उनकी सजेशंस का जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।